नमस्ते, आपका स्वागत है तेजूज स्टोरी बुक कॉर्नर में। आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी कहानी आंखों बाको पढ़ने जा रहे हैं। आधे अधूरे लोगों से मिलना। उजाला लिखते हुए अंधेरे की जगह अपने आप बन जाती है। ये सभी कहानियाँ मेरे मन के अंधेरे में न जाने कब घर कर गई थीं। जिनसे लड़ने का मतलब था हार जाना। मन के अंधेरे से लड़ना नहीं होता, उसको दुलार से सहलाने पर ही उजाले की किरण दिखाई देती है। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल को एक बहुत बड़ा हॉल मानता हूँ। जब भी वहाँ कुछ लिखता हूँ तो लगता है कि अगर एक हॉल में इतने सारे लोग बैठे होते तो क्या मैं ये बात बोलता। जब मैं कमरे में अकेला होता हूँ तो ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। ये कहानियाँ ऐसे ही अकेले कमरे में बैठकर शाम को उदास होने के दौरान देखे गए नोट्स हैं। कुछ खास लोग हैं जिनकी कहानियों से ये दुनिया सुंदर होती है। लोग ऐसे भी हैं जिनकी कहानियों से इस दुनिया को सुंदर बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। ये दूसरे तरीके के लोग हमेशा पीछे छूट जाते हैं। मैं बहुत साल पीछे छूट रहा और जहाँ भी रहा किसी भी तरीके की रेस में शामिल होने से भरसक बचने की कोशिश करता रहा। इसलिए जब भी अपने जैसे आधे अधूरे लोगों से मिला तो लगा कि अपने आप से मुलाकात हो गई। इन सभी किरदारों की शक्ल अलग होकर भी इनकी परछाई एक है। हम सभी का कोई ना कोई हिस्सा और किस्सा अजीब होता है। हम खुद भी समझ नहीं पाते कि वैसा हमने क्यों किया था। आंखों बाको शब्द से शुरू होने वाली एक छोटी सी प्रार्थना मेरी नानी तब गाती थी जब घर में किसी बच्चे की नज़र उतारनी होती थी। नाम थोड़ा अजीब है, उन सभी लोगों की तरह जिनकी कहानियाँ यहाँ हैं। शायद हम उनकी कहानियाँ जान जाएं तो ये लोग इतने भी अजीब ना रहें। कहानियाँ आपको जैसे भी लगीं बताइएगा ज़रूर। आपकी प्रतिक्रिया के इंतज़ार में, दिव्य प्रकाश दुबे। नीता को घर का कामकाज निपटाते हुए रोज की तरह दिन के 12 बज गए थे। उसने अपने लिए चाय बनाई और इत्मीनान से खबर पढ़ने लगी। उसको खबर पढ़ने का शौक था, लेकिन कभी वो ताज़ा खबर नहीं पढ़ पाती। ज़्यादा कुछ कहाँ चाहिए था उसे, कड़क चाय और ताज़ा अखबार, बस इतना और बस इतना ही नहीं मिल पाता था। पति को चाय के बिना अखबार के अक्षर दिखाई नहीं देते थे। सुबह बच्चों का टिफ़िन, उनके स्कूल की तैयारियां, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं होती। नीता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ऑफिसर्स कॉलोनी में रहती थी। नहीं, उसके पति ऑफिसर नहीं थे। वो लोग अपर कास्ट नहीं थे। ये बात 2-3 दिन में कोई न कोई याद दिला देता था। शाहजहांपुर की इस ऑफिसर्स कॉलोनी में घरों के 4-5 टाइप थे। बंगले ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। नीता का घर सी टाइप का था। इस कॉलोनी में चपरासी बाबू से लेकर अधिकारी, जज सभी सरकारी लोग रहा करते। यूं तो बाबुओं की बिल्डिंग से डीएम बंगला बिल्कुल पास था। नीता के घर के आसपास रहने वाली औरतें शहर के अधिकारियों की बीबी की तरह नहीं थीं। कभी किसी को काम हो तो वो एक दूसरे के घर का खाना पीना देख लेती और बच्चों भी संभाल लेती। ये औरतें अधिकारियों की बीबियों को ऐसे देखती जैसे वो उस शहर की हीरोइन हो। डीएम और एसपी की बीबियों के पहने हुए कपड़ों की चर्चा बहुत दिनों तक होती। ऐसा कहा और माना जाता कि बड़े अधिकारियों की बीबियां कपड़े वगैरह खरीदने बरेली या लखनऊ जाती हैं। कुछ औरतें तो यहाँ तक कहती थीं कि शहर के सब बड़े अधिकारियों की बीबियां हफ्ते में एक बार बरेली केवल शॉपिंग करने जाती थीं। ये वे औरतें थीं जो अपने पतियों से डीएम और एसपी की तनख्वाह पूछकर उंगलियों पर हिसाब लगाती कि कितने पैसे खर्च हो जाते होंगे। बड़े अधिकारियों की होने वाली कमाई को जोड़ने में उनकी उंगलियां कम पड़ जाती। अपने बच्चों को अधिकारी बनाने का सपना पहली बार उनकी उंगलियों पर महीने का खर्च जोड़ते घटाते हुए पनपता। वे जो कपड़े लेकर आती, बाबुओं की बीबियां उन कपड़ों जैसे कपड़े ढूंढने के लिए शाहजहांपुर की लोकल मार्केट जाती। कुछ औरतें इसलिए सारे व्रत और त्यौहार करती
कि रिटायरमेंट से पहले उनके पति का प्रमोशन हो जाए और वे थोड़े दिन के लिए ही सही बड़े बाबू से अधिकारी हो जाए। सी टाइप के घर से बी टाइप के घर पहुंचने में उम्र निकल जाती थी। नीता को अपना 2 कमरे वाला सरकारी घर अच्छा लगता था। उसने उसको सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर जो कि छोटा था, इसलिए कुछ भी नया सामान रखने की जगह नहीं थी। नीता के आसपास रहने वाली सहेलियां भी उसकी अखबार पढ़ने की इस आदत से परेशान रहती। एक आध तो ताने मारते हुए भी कह देती, देश दुनिया तो फैमिली ही है ना, फिर अखबार क्या पढ़ना, या फिर अखबार पढ़कर किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। उसके पूरे ब्लॉक में अकेली वही थी जो अखबार पढ़ती थी। उसकी बाकी सहेलियां तो न्यूज़ देखती भी नहीं थीं। उनके पति जो कुछ बता देते वही उनके लिए खबर हो जाती। नीता कभी इस बात का जवाब नहीं देती। अखबार में अपना भविष्य फल पढ़कर वो पिछले दिन के अखबार से अपना भविष्य फल मिलाती। बीता हुआ दिन शायद ही कभी भविष्य फल के हिसाब से बीता होता। फिर भी नीता को उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन उसका भविष्य फल सही निकलेगा। उसके आज के भविष्य फल में लिखा था, एक नया मौका मिलने की आशा है, लकी नंबर 7, लकी रंग नीला। नीता को भविष्य फल के ठीक नीचे एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, सुपर मॉम की खोज। हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है सुपर मॉम की खोज। माँ को सम्मान देने का समय आ गया है। सुपर मॉम जीतने वाली महिला को 10 लाख का नगद इनाम मिलना था। अप्लाई करना बहुत आसान था। बस 1000 रुपये लेकर एक दिन होटल जाना था। अपना स्लॉट पहले से बुक करना था। 2 राउंड होने थे। पहले में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सेकेंड राउंड में देश भर की औरतों के साथ परफॉर्म करना था। टीवी के एक बड़े चैनल के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च होना था। टीवी पर आना और हवाई जहाज़ पर उड़ना, ये दोनों ही सबसे घिसे पिटे सपने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखे भी यही जाते हैं। हवाई जहाज़ वाला तो फिर भी इतना बड़ा सपना नहीं, लेकिन टीवी वाला बहुत बड़ा। एक बार आ गए मतलब लाइफ सेट है। जिंदगी कभी सेट नहीं होती, लाइफ सेट होती है। परफॉर्मेंस में कुछ भी हो सकता था, चाहे खाना बनाना, गाना, डांस, मेहंदी। टैलेंट की सैकड़ों कैटेगरी थी। नीता ने अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालकर बाहर रखा। उसमें अपनी वो तस्वीर देखने लगी जिसमें नीता अपने स्कूल और कॉलेज की डांस प्रतियोगिता में परफॉर्म कर रही थी। झटके से देखने पर अपनी पुरानी तस्वीर बहुत नई दिखती। नीता ने तस्वीर को छू कर देखा, जैसे वो खुद को नहीं बीते हुए समय को छू रही हो। सरोज खान से डांस सीखना है मुझे, ज़रूर जाना, लेकिन शादी के बाद। याद समंदर की लहर के जैसे आई और पुराने दिनों की उम्मीद बहाकर ले गई। याद रात के तारे की तरह आई, नींद उड़ाकर चली गई। याद हर तरीके से आई, बस अच्छी याद की तरह नहीं आई। अब भी शादियों में नीता से अच्छा डांस कोई नहीं करता। वो फॉर्म भरे कि ना भरे, इसी उधेड़बन में 1 बज गए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले अर्जुन के लौटने का समय हो चुका था। उसने उस पेपर की कटिंग निकाल कर रख ली। उसने सोचा कि अपने पति से इसमें भाग लेने के लिए पूछे। फिर उसके दिमाग में आया कि 1000 रुपये की तो बात है। अगर एक राउंड में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब बताने का फ़ायदा भी है। ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं। पता चला बोल दो और शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ तो महीनों मजाक उड़ाते रहेंगे। नीता पर जैसे अब धुन सवार हो चुकी थी। लेकिन घर में प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं था। घर में इतना सामान था कि डांस लायक ठीक ठाक जगह ही नहीं बची थी। उसने हॉल में रखे हुए टेबल को बिस्तर पर चढ़ाया ही था कि घंटी बजी। सामने वाली सक्सेना जी की वाइफ दरवाजे ही सब्जी काटने बैठी हुई थी। दोनों दरवाज़ों के बीच में सीढ़ी थी। सब्जी काटते हुए बात करना मिसेस सक्सेना का फेवरेट टाइम पास था। ऐसे घर का काम भी होता रहता था। नीता पता चला डीएम की बीबी कल एसपी के बच्चे के बर्थडे में नहीं गई। हमें क्या मतलब इन बातों से, फिर भी हमें क्या मतलब इन बातों से। हर बात या तो शुरू होती या खत्म। लेकिन जितनी सब्जियां लेकर वो बैठी थी उस हिसाब से अगले आधे घंटे और कोई काम नहीं होने वाला था।
मिसेस सक्सेना बातें भले चटपटी करती हों, लेकिन वो थीं बहुत अच्छी महिला। बिल्डिंग के बाकी लोगों जैसे उन्होंने कभी नीता को महसूस नहीं कराया था कि वो लोग लोअर कास्ट हैं। एक दो बार जब नीता की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे पड़ोसी हैं, बल्कि वो बड़ी बहन की तरह मदद के लिए हमेशा तैयार रहीं। सक्सेना जी का अगले 5 साल में रिटायरमेंट होने वाला था, इसलिए मिसेस सक्सेना की दो ही आखिरी इच्छाएं थीं कि रिटायरमेंट से पहले एक घर बन जाए और बेटा नौकरी पा जाए। बेटी बहुत पहले ही अपनी मर्जी से कॉलोनी के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बेरोजगार लड़के से शादी कर चुकी थी, जो बाद में प्लेसमेंट के बाद लाखों का पैकेज पाने वाला कमाऊ इंजीनियर हो गया। शादी के 1 साल के अंदर ही बेटी दामाद अमेरिका चले गए। बेटी अब जब कभी मायके आती तो उसको अपना 2 कमरे का घर छोटा लगता। बेटी की अपने मन से शादी के लिए वो इतने ताने सुन चुकी थी कि अब मोहल्ले में किसी लड़की की शादी किसी बाबू से होती तो अपने दामाद की लाइफस्टाइल की तारीफ करना नहीं भूलती और उसके डॉलर वाले पैकेज को रुपए में कन्वर्ट करके 4-5 लाख एक्स्ट्रा जोड़कर बताती। सक्सेना आंटी से उसको इतने काम पड़ते रहते थे कि नीता से कहा नहीं गया कि वो प्रैक्टिस करना चाहती है। इस बीच स्कूल से बेटे के लौटने का टाइम हो गया था। बेटा जब घर में घुसा और टेबल को बिस्तर पर देखा तो उसने पूछा, ये क्या है मम्मी? मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। सही से सफाई करने के लिए चढ़ाया था। माँ बेटे ने मिलकर टेबल को अपनी जगह रख दिया। नीता जहाँ डांस प्रैक्टिस करना चाहती थी वो जगह फिर भर चुकी थी। उसने पेपर से वो प्रचार वाला हिस्सा काटकर अपनी अलमारी में साड़ी के नीचे बिछे अखबार के नीचे दबा दिया। उस पूरी रात वो नींद में डांस की प्रैक्टिस करती रही। सुबह उठकर उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया। पति और बच्चों को समझ नहीं आया कि माँ को ऐसा क्या हुआ है। रोज सुबह थकी हुई होती थी, आज सब कुछ अलग ही तेजी से कर रही हैं। जाते ही उसने टेबल हटाई, मोबाइल पर बेस्ट डांस वीडियो सर्च किया और शुरू हो गई। अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया था। उसके समय से डांस अब बहुत बदल चुका था। उसने नए पैटर्न को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अभी उसको डांस करते हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि नीचे वाले घर से एक बच्चा आया और बोला, आंटी आपके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से कूदने की आवाज़ आ रही है। नीता ने मन ही मन सरकारी घर को कोसा। उसने अब एक गद्दा लगाया और प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन गद्दा लगाने से उसकी रिदम सही नहीं बन पा रही थी। चूँकि वो कई दिन बाद डांस कर रही थी, इसलिए थक भी जल्दी गई। ऑडिशन में 15 दिन बचे थे। अब भी अखबार में रोज़ सुपर मॉम की खोज के बारे में आता। एक दो बार उसने कॉन्टेस्ट में न जाने का मन भी बना लिया, लेकिन अखबार उसे भूलने नहीं देता। अखबार उसको हर दिन याद दिलाता। नीता किसी तरह धीरे धीरे डांस की प्रैक्टिस करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पति को बताए या नहीं। बहुत सोच समझकर उसने अपने बचाए हुए पैसों से पति को बिना बताए ऑडिशन में जाने का फैसला लिया। 10 दिन में उसके डांस में थोड़ी बहुत रिदम आ चुकी थी। पहले राउंड का दिन आ गया। उसने अर्जुन को सामने वाली सक्सेना आंटी के यहाँ भेज दिया। दिन के लिए सब्जी एक्स्ट्रा बनाकर सक्सेना जी के यहाँ दे दी ताकि उनको भारी ना लगे। अपने भविष्य फल के हिसाब से उसने लकी रंग के कपड़े पहने। अब सवाल ये था कि पति को क्या बोले। उसने सोचा कि वैसे भी शाम से पहले तो आते नहीं हैं, अगर बाद में पूछेंगे तो बता देगी कि बाजार गई थी। उस बड़े होटल के बाहर पहुंचकर वो घबरा रही थी, क्योंकि शादी के बाद वो कभी इतने बड़े होटल में कहीं नहीं गई थी। बाहर का खाना भी वो लोग बस शादी ब्याह में ही खाते, वरना शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब उसने खाना न बनाया हो। होटल के अंदर पहुंचने पर पता चला कि बहुत भीड़ है। पहले सबको टोकन लेना है। नीता वैसे भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अलावा कहीं नहीं जाती थी। हालांकि टीवी पर उसको डांस वाले रियलिटी शो बहुत पसंद थे। होटल में कई सारे कैमरे लगे हुए थे।
सबके बारी बारी वीडियो बन रहे थे। नीता को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक टोकन दे दिया गया। जब उसको टोकन मिला तभी उसकी नज़र सामने डीएम और एसपी की बीवियों पर भी गई। वो बात अलग थी कि उनका टोकन अलग से लेने के लिए एक दो लगे हुए थे। उसने उनसे नज़र हटाई और मन में सोचा कि कहीं यहाँ भी जुगाड़ से होने लगा तब तो उसके 1000 रुपये बर्बाद हो ही गए। होटल वाले अलग से डीएम की वाइफ को खाना लाकर दे रहे थे। नीता अपने साथ टिफ़िन में कुछ खाने को लाई थी, वरना इस होटल में तो सब कुछ बहुत ही महंगा था। फाइनली 5 घंटे बाद नीता का नंबर आया। सामने 3 लोग बैठे थे। एक करीब 40 साल की महिला थी जिसको उसने कभी टीवी पर देखा था लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। 2 और लोग थे जिनकी उम्र भी करीब 40 साल रही होगी। उनमें से एक ने काला चश्मा लगाया हुआ था, दूसरा आदमी सोने से लदा हुआ था। उस महिला ने पूछा, नीता जी, आपको क्यों लगता है कि आपको सुपर मॉम होना चाहिए? नीता एकदम से इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। उस औरत ने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे कि वो नीता के जवाब न दे पाने से निराश हो। काला चश्मा पहने हुए आदमी ने बात को संभालते हुए कहा, नीता जी, आप लीजिए, पानी पीजिए, घबराइए नहीं। आपने अपने फॉर्म में लिखा है कि आपको डांस का शौक है। जी, दिखाइए अपना। याद रखिए, यह आपका आखिरी मौका है। अगर आपने सही से परफॉर्म किया तो आपकी लाइफ सेट। ये कहकर वो टेबल पर रखे काजू खाने लगा। नीता अपनी सीट से खड़ी हुई। सोने से लदा हुआ आदमी चिल्लाया, म्यूजिक। म्यूजिक चलने लगा और म्यूजिक सुनते ही नीता में जैसे किसी की आत्मा आ गई हो। वो अगले 2 मिनट में ऐसा नाची जैसे नेशनल टीवी पर लोग फाइनल राउंड में नाचते हैं। जज बनी हुई औरत उसके परफॉर्मेंस के बाद ताली बजाने लगी। उसने उठकर नीता को गले लगा लिया। माय डियर, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ सुनकर नीता की आंखों से आंसू निकल गए। ये आंसू हाँ के थे या इतने दिनों बाद बेफिक्री से नाचने के, उसको समझ नहीं आ रहा था। बाकी दोनों जज भी खड़े हो गए। कैमरा एकदम से नीता के पास आ गया। कैमरा उसके आंसुओं को कैप्चर कर रहा था। नीता जी, क्या करती हैं आप? उस महिला ने पूछा। हाउस वाइफ हूँ मैम। जब नीता के आंसू सूख गए तब कैमरा पीछे हुआ और तभी क्रू में से किसी ने रुमाल ला कर दिया। आपके पति क्या करते हैं? वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क है मैम। आप अगले राउंड में लखनऊ उनके साथ ही आएंगी? जज ने बचा हुआ काजू खाते हुए पूछा। उनको इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी मैम। आपके पति को पता है आप यहाँ आई हैं? ये सवाल सुनकर नीता के सूखे हुए आंसू हल्की सी शरारत में बदल गए। नहीं मैम। काले चश्मे वाला जज जोर से हंसा और बोला, उनको बताइएगा भी मत। अब सब लोग आपको सीधे टीवी पर देखेंगे। नेक्स्ट राउंड में आपसे लखनऊ में मुलाकात होती है। फिर उस जज ने महिला जज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैम कि हमें सुपर मॉम मिल गई हैं। नीता को इन सब बातों का यकीन नहीं हो रहा था। उस एक पल में वो अपनी लाइफ बदलते हुए देख रही थी। जब वो बाहर निकली तो उसको कैमरे ने घेर लिया। नीता से पहला सवाल पूछा गया कि अगर वो 10 लाख रुपए जीत गई तो क्या करेगी। ये सवाल आसपास भी कई औरतों से पूछा जा चुका था। ज़्यादातर ने यही जवाब दिया कि वो इन पैसों से घर बनाएंगी। नीता के सामने जब कैमरा लगा तो उसके मन में 2 जवाब थे। उसने सोचा कि वो पहला वाला जवाब देगी, लेकिन माइक के सामने उसके मुंह से दूसरा जवाब निकला, मैं 10 लाख रुपए से एक डांस एकेडमी खोलूँगी जिसमें मॉम्स के लिए डिस्काउंट होगा। जवाब देने के बाद कुछ देर तक उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा क्यों बोला। लाइमलाइट से हटकर उसने जब अपना मोबाइल खोला तो पति के तमाम मैसेज पड़े हुए थे। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया, पति का फिर एक बार फ़ोन आया। पति ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? मार्केट तक आई थी। तो फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। घर पहुँचने पर पता चला
पति के एक पुराने दोस्त आए हुए हैं जो अगले 2 दिन तक रहने वाले थे। दोस्त के घर पर होने की वजह से पति को लड़ने का मौका नहीं मिला। नीता ने स्पेशल खाने की तैयारी की। दिन भर की अपनी खुशी को वो किसी को अभी तक नहीं बता पाई थी। खुशी को ना बता पाने का दुख शायद सबसे बड़ा होता है। पति अच्छा खाना खाने के बाद भी नाराज था, इसलिए सोने से पहले कुछ बात नहीं हुई। अजीब दिन था। नीता के भविष्य फल में ये नहीं लिखा था कि उस दिन खुशी और दुख दोनों के आंसू रहेंगे। दोस्त आए तो 2 दिन के लिए थे, लेकिन हफ्ते भर रुके। हफ्ते भर बाद जब वो चले गए, तब जाकर नीता ने चैन की सांस ली। अर्जुन जब स्कूल से आया तो उसको खाना खिलाते हुए नीता ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं कभी टीवी पर आई तो तुझे खुशी होगी? अर्जुन बहुत जोर से हंसा और बोला, मम्मी कोई भी नहीं आ जाता टीवी पर। आप ऐसे फालतू सवाल मत पूछा करो मुझसे। नीता ने उदासी भरे गुस्से में उस दिन कुछ ज़्यादा ही खाया। अब वो एक एक दिन इंतज़ार कर रही थी कि कब अगले राउंड के लिए कॉल आएगा। रोज़ अपना भविष्य फल और ध्यान से देखती। भविष्य फल देखना एक उम्मीद भरा काम है। करते बहुत लोग हैं, पर सच बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन अगले दिन अखबार आने पर फिर उतनी ही उम्मीद इकट्ठा हो जाती है, जितने में अच्छे दिन आते हुए दिख सके। वो फ़ोन पर ज़्यादा देर बात नहीं करती कि कहीं कॉन्टेस्ट वालों का कॉल मिस ना हो जाए। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया। नीता को लगा कि आज नहीं तो कल कॉल तो आना ही है, तब तक अपनी प्रैक्टिस क्यों रोकी जाए। वो टीवी के रियलिटी शो देखते हुए रोती, खुश होती, उम्मीद बांधती। अर्जुन को ये सब पसंद नहीं था। क्या मम्मी, क्या रोना धोना देखते रहती हो? यह कहते हुए वो चैनल बदलकर कार्टून लगा देता। नीता ने बहुत कोशिश करके कमरे की सेटिंग कुछ ऐसी बदली कि रोज़ उसको टेबल ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा। पति को अजीब तो लगा, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब कमरे में इतनी जगह हो गई थी जितने में डांस किया जा सकता था। वो बात अलग है कि इसमें नीता को 1-2 बार पैर में चोट लग गई थी। पहले राउंड के 45 दिन बाद नीता को फ़ोन आया। बधाई हो नीता जी, आपको अभी से 10 दिन बाद लखनऊ में सेकेंड राउंड के लिए आना है। वहाँ पर 1 हफ्ते रुकने के हिसाब से तैयारी करके आइएगा। आपका 5 स्टार में रुकने का खर्चा हम लोग देंगे। बस हाँ, आप 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर आइएगा, जो आपको 1 हफ्ते बाद वापस मिल जाएगा। आप कब तक अब आने का कंफर्म कर देंगी? नीता के पास सोचने का समय तो था नहीं। उसने तुरंत ही फ़ोन पर हाँ कर दिया, लेकिन दिमाग में 1 लाख रुपए अटक गए। अब 1 हफ्ते के लिए बिना पति को बताए जाना संभव ही नहीं। चली तो फिर भी वो एक बार जाती, लेकिन 1 लाख रुपए वो कहाँ से लाती? उसने आए हुए नंबर पर दोबारा कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं। नीता ने अपने पति का मनपसंद खाना बनाया। वो अच्छे मूड में थी। पति ने खाना खाया, लेकिन वो खाना स्पेशल है इस बात को नोटिस ही नहीं किया। पति ने इतना ज़्यादा खा लिया था कि जब तक नीता किचन का काम निपटा कर आती, वह सो चुका था। संडे को डरते हुए उसने अपने पति को पूरी बात बताई। उसको डर था कि पति नाराज़ होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पति बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, बस मैं 1 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, वो तुम अपने पापा के यहाँ से इंतज़ाम कर लो। नीता को खुशी मिली, लेकिन थोड़े से दुख के साथ। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि पति को उसके 1 हफ्ते जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नीता के पापा के यहाँ हालत ऐसी नहीं थी कि 1 लाख रुपए वो लोग दे पाए। ये बात उसके पति को अच्छी तरह से पता थी, इसलिए खुद विलन बनने की बजाय उसने पैसे वाला गेम खेल दिया था। उसको पता था कि 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना नीता के बस की बात नहीं है। इससे बात भिड़ रह गई। जाने में बस 1 ही हफ्ता बचा था। नीता दिन रात इस सोच में थी कि आखिर पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा।
बैंक उसको लोन देता नहीं, अगर देता तो भी पति को पता चल जाता। सामने सक्सेना आंटी भी नीता से कहती कि वो तो आजकल दिखती ही नहीं है, कहाँ बिजी रहती है। नीता के पास इसका कोई ठीक जवाब नहीं होता, तो वो अपने बच्चे और पति पर बात टाल देती। जब 3 दिन बचे थे तब उसने एक बार और अपने पति से पूछा, लेकिन पति का जवाब वही था, आप अर्जुन को कैसे संभालेंगे? तुम कौन सा जा रही हो? पति ने अखबार पढ़ते हुए जवाब दिया, मैं बात कर लूँगी उन लोगों से कि बिना पैसे के हो जाए। मैं संभाल लूँगा, तुम बात कर लो। उस दिन पति के जाने के बाद से नीता बहुत देर तक रोती रही। टीवी ऑन करने पर किसी औरत का एपिसोड चल रहा था, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे उसके पति ने उसको पूरा सपोर्ट किया। नीता को गुस्सा आया, अपने पापा, अपने भाई, अपने पति, सक्सेना जी पर, सब पर। नीता अब जाने की उम्मीद लगभग खो चुकी थी। जिंदगी के बड़े फैसले आराम से बैठकर नहीं, बेचैनी से फूट फूट कर रोते हुए पलों में लिए जाते हैं। नीता ने गुस्से में अपनी अलमारी का लॉकर खोला और अपने सारे गहने लेकर सुनार के पास पहुंची और 1,10,000 रुपए के गहने बेच दिए। शाम को जब पति घर पहुंचे तब नीता खुशी खुशी अपना बैग लगा रही थी। अर्जुन बेचैन था कि उसकी मम्मी कहाँ जा रही थी। इससे पहले कि पति कुछ पूछता, नीता बोली, मेरी बात हो गई थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सामान रख दिया है। सामने वाली आंटी दिन में इधर ही आ जाएंगी, वही खिला भी देंगी, आप बस शाम को देख लीजिएगा। ये देखकर पति का मूड ऑफ हो गया। जाना ज़रूरी है क्या? मतलब आपने बोला तो था, इसलिए मैंने बात की। पति अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। नीता अब रुकने वाली नहीं थी। उसको जीतने हारने से फ़र्क नहीं था, वो तो बस कॉन्टेस्ट में जाना चाहती थी। अर्जुन बार बार पूछ रहा था, मम्मी कहाँ जा रही हो? नीता ने उसको अपने पास बुलाया और माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी टीवी पर आएगी। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसको अपनी मम्मी की महक उस दिन अलग लगी। आदमी बदलता है तो उसकी महक भी बदल जाती है। स्टेशन पर पति और अर्जुन छोड़ने आए। शाहजहांपुर से लखनऊ की ट्रेन का रास्ता लगभग 3 घंटे का है। पूरे समय नीता के दिमाग में स्पीच चल रही थी कि जब वो जीत जाएगी तो वो क्या बोलेगी। उसकी स्पीच बार बार गलत हो रही थी। उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो जीतने पर किसका नाम लेगी। उसे जब कोई पूछेगा कि उसकी प्रेरणा कौन है तो वो क्या बताएगी। इस सवाल का जवाब बहुत जोर डालने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। लखनऊ स्टेशन जैसे ही दिखना शुरू हुआ, उसको जवाब भी समझ आ गया। उसने सोच लिया कि उसकी प्रेरणा वो खुद है। प्रेरणा हमेशा अंदर होती है। अपना ये जवाब सोचकर वो बहुत खुश हुई। उसको ये भी खुशी हुई कि ये जवाब तो आज तक किसी ने टीवी पर दिया ही नहीं। सब लोग किसी न किसी और को ही अपनी प्रेरणा बता देते हैं। स्टेशन के बाहर कॉन्टेस्ट कराने वाली टीम से उसको लेने लोग आए हुए थे। उसको एक मॉल में ले जाया गया। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वहाँ से आपको होटल लेकर जाएंगे, उसको लेने आए एक लड़के ने कहा। नीता पहले भी लखनऊ आई थी, लेकिन उस दिन नीता को एक नया ही लखनऊ दिख रहा था। उसने सोचा कि मुंबई को क्यों लोग सपनों का शहर कहते हैं। उसकी नज़र में उस दिन लखनऊ भी सपनों का शहर लग रहा था। मॉल के ऑफिस में एक तरफ लाइन से औरतें बैठी हुई थीं। एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। रजिस्ट्रेशन में कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था। नीता से एक और लंबा फॉर्म भरवाया गया, जिस फॉर्म में सबसे पहला सवाल यही था कि अगर आप 10 लाख रुपए जीत गईं तो क्या करेंगी। नीता के दिमाग में जवाब आज बिल्कुल साफ था। 50 के आसपास महिलाएं वहां आई थीं। फॉर्म भरने के बाद उसने पैसे जमा कर दिए। सभी महिलाओं का इंतज़ार करने के लिए कहा गया। होटल से बस एक बस आएगी, उसमें सब एक साथ जाएंगी। वो इंतज़ार किसी को खल नहीं रहा था।
इन औरतों ने जीवन में हर चीज़ के लिए इतना लंबा इंतज़ार किया था कि 2-4 घंटे का इंतज़ार इनके लिए कुछ नहीं था। शाम होने के बाद से मॉल की भीड़ कम होती जा रही थी। जो लड़कियां वहां बैठकर रजिस्ट्रेशन कर रही थी वो भी अब खाली हो चुकी थी। उनको कंफर्मेशन का इंतज़ार था। दिन भर बैठे हुए लोग अब परेशान हो रहे थे। एक दो लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उन लड़कियों को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हमें होटल का नाम बता दो, हम सीधे चले जाएंगे, किसी ने कहा। कुछ महिलाओं के पति या कोई रिश्तेदार मॉल में ही इंतज़ार कर रहे थे। लड़कियों को होटल का नाम नहीं पता था, न उनके पास कोई जवाब था। रजिस्ट्रेशन के पैसे पहले ही उनके बॉस ले जा चुके थे। 7 बजे, फिर 8 बजे, अंततः 8:30 बज गए। नीता के पति के मोबाइल से अर्जुन का कॉल आया। टीवी पर कब आओगी मम्मी? मैं बहुत अच्छे से हूँ, होटल का कमरा बहुत अच्छा है। तेरी गर्मी की छुट्टी में लखनऊ आएंगे तो इसी होटल में रुकेंगे। अच्छा, रखती हूँ। अब तक माहौल में गर्मी आ चुकी थी। सुबह से इंतज़ार करते हुए पति और रिश्तेदार अब ऊपर आ चुके थे। उन लड़कियों को एक दो थप्पड़ लग चुके थे। 9:30 बजे तक पुलिस आई। सभी सुपर मॉम एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी थी। आसपास शोर ही शोर था। नीता की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी कि कुछ असर करती। इतने बड़े झटके में आंसू भी रास्ता भूल जाती है। पुलिस ने सबका नाम, पता और नंबर नोट किया और लोगों को घर जाने को कहा। नीता का घर तो दूर था, वो जाती भी तो कहाँ जाती। यकायक उसको बचे हुए लगभग 10,000 रुपयों का ख्याल आया। उसने मॉल से निकलकर ऑटो वाले को 5 स्टार होटल ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने उसको होटल ताज गोमती नगर के बाहर छोड़ा। ऑटो से उतरने वाली वो अकेली थी। उसने एक दिन के लिए कमरे का पता किया। आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका था। होटल वाले ने पता नहीं क्या सोचकर उसको डिस्काउंट में कमरा 6,000 में दे दिया। हाँ, पैसे एडवांस में ले लिए। नीता डरी डरी कमरे में आई। उसने अपने कमरे की हर चीज़ को ऐसे देखा जैसे वो सचमुच ही ताजमहल के अंदर आई हो। बाथरूम में जाकर उसने 15 मिनट लगाकर ये समझा कि शावर चलता कैसे है। वो ज़िंदगी में पहली बार शावर में नहा रही थी। दाएं करो तो ठंडा पानी, बाएं करो तो गर्म। इतनी सारी क्रीमें, इतना सुंदर शीशा, इतना करीने से सजा हुआ बेड। शावर लेते हुए नीता ने नया जन्म ले लिया हो जैसे। उसने शावर लेने के बाद घर पर अर्जुन को वीडियो कॉल किया और कमरा दिखाया। खाना दिया पापा ने, यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। उसके पति भी मोबाइल में झांक कर होटल का कमरा देख रहे थे। उन्होंने फ़ोन लिया और इतना ही कहा, अर्जुन की चिंता मत करना, अच्छे से करना। वो क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट कहते हैं। नीता ने बात पूरी की। फ़ोन रखने के बाद उसका रोने का मन नहीं किया। उसको लगा कल दिन में 12 बजे चेकआउट करने से पहले तक उसका दिन उसको पूरा डूब के जीना है। नीता को इतनी अच्छी नींद कई सालों से नहीं आई थी। नाश्ता फ्री था। उसने सुबह उठकर नहा धोकर अपने सबसे अच्छे कपड़ों में नाश्ता किया। उसके सबसे अच्छे कपड़े भी वहाँ के सबसे खराब कपड़ों से खराब थे। लेकिन नीता को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने पैसे दिए थे, कोई चोरी नहीं की थी। नाश्ते के हॉल में जब उसे लोगों ने मैम बोला तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसको तो ये भी पता नहीं था कि उसको जवाब कैसे देना है। अभी वो नाश्ता कर ही रही थी कि उसकी नज़र कोने में बैठी एक औरत पर गई। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो वो डांस रियलिटी शो वाली जज हैं जो टीवी पर आती हैं। नीता उठकर उसके पास गई। वो वीआईपी हैं, ये होटल वालों को भी पता था। इसलिए उस जज के पास पहुंचने से पहले ही होटल वालों ने बहुत ही प्यार से नीता को रोका। मुझे बस 1 मिनट के लिए मिलना है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। होटल वाले उस जज से पूछ कर आए। उसने नीता को बुलाया। टीवी पर सब उनका पैर छूते थे तो नीता ने भी पैर छू लिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैडम, मुझे डांस का बहुत शौक़ है, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आता। उस जज ने नीता की आंखों में न जाने क्या देखा। वो बोली,
हम सब ने अपने रास्ते बनाए हैं, कोई रास्ता बना हुआ नहीं मिलता। नीता ने एक सेल्फी के लिए पूछा। उन्होंने बहुत प्यार से सेल्फी खिंचाई और अपना नंबर भी दिया। नीता ने चलने से पहले कहा, आप बहुत अच्छी हैं मैम, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। नीता की सारी थकावट अब मिट चुकी थी। उसने 2 बजे की ट्रेन ली और शाम को घर पहुंची। उसकी इतनी जल्दी आ जाने पर पति खुश भी थे और आते ही उन्होंने ताना भी मार दिया, पहले ही राउंड में बाहर हो गई, करा दी बेइज्जती। नीता ने अपने मोबाइल से उस जज के साथ सेल्फी दिखाई। पति और अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। मोहल्ले में आग की तरह खबर फैल गई कि फलाने सो की जज से नीता मिलकर आई हैं। मोहल्ले में एकदम से नीता की इज्जत बढ़ गई। जो मिलता वो नीता के मोबाइल से फ़ोटो देखता। नीता खुशी खुशी वो 3-4 फ़ोटो दिखाती रही। एक दिन में नीता की लाइफ बदल गई। जो नीता लौट कर आई थी वो 2 दिन पुरानी वाली नीता से बदली हुई थी। इस तामझाम से जब उसे फुर्सत मिली तो उसे याद आया कि उसके पास गहने नहीं हैं। उसको पहली बार बहुत डर लगा। वो अपने पति को कैसे बताए ये बात, वो समझ नहीं पा रही थी। उसको ये बात बतानी भी नहीं पड़ी क्योंकि अगले दिन के अखबार में सुपर मॉम के नाम पर हुए फ्रॉड के बारे में खबर छपी थी। अखबार पढ़ते हुए पति खुश था। बढ़िया हुआ तुमने फीस माफ़ करा ली थी। नीता ने सबकी बात टाल दी ये कहकर कि वो अलग प्रोग्राम में गई थी। पति को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस सेल्फी की वजह से सबको यकीन हो गया। कभी कभी लखनऊ पुलिस की फ़ोन भी आती, लेकिन नीता अब उम्मीद खो चुकी थी। एक दिन डरते डरते उसने ये बात सक्सेना आंटी को बताई। उसको लगा कि वो उसको डांटेंगी। उन्होंने अपनी बेटी से बात करके 1 लाख रुपए का इंतज़ाम किया। धीरे धीरे करके दे देना और ये बात किसी को नहीं बताना। नीता सुनार के पास जब गहने लेने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलोनी के पास एक टू लेट किराए के लिए उपलब्ध बोर्ड पर पड़ी। बच्चों के स्कूल वालों ने वो जगह खाली की थी। उसने अंदर जाकर पता किया, 3 महीने का किराया मिलाकर कुल 50,000 रुपये देने थे। नीता अगर उस दिन घर लौट कर आती और सक्सेना आंटी से बात करती या अपने पति को फ़ोन करके पूछती तो कभी अपना डांस स्कूल नहीं खोल पाती। उस दिन लौटने पर पति बहुत नाराज़ हुआ था। नाराज़ तो सक्सेना आंटी भी हुई थी। पति ने 6 महीने बात नहीं की। नीता के कान में अब भी उस जज की आवाज़ गूंज रही थी, रास्ता बनाना पड़ता है। शुरू के 5 महीने स्कूल में बस इतने ही बच्चे आते कि वो उस जगह का किराया मुश्किल से दे पाती। नीता उनको जी जान से सिखाती। नीता का सिखाया हुआ बच्चा जब एक सच के रियलिटी शो में पहुंचा, तब जाकर नेशनल टीवी पर पहली बार नीता का नाम आया। ये एपिसोड अभी रिकॉर्ड ही हो रहा था। उस बच्चे ने बताया कि उसकी मैम अब स्कूल बंद करने वाली हैं। जज ने जब उस बच्चे के मुंह से नीता का नाम सुना तो उसको कुछ याद आया। नीता को शाम को फ़ोन आया कि मुंबई बुलाया गया है। उसका टिकट और रुकने का इंतज़ाम हो चुका है। उस हिस्से की दोबारा शूटिंग हुई। अगले हफ्ते के एपिसोड में जब बच्चे ने अपनी टीचर का नाम लिया तब स्क्रीन पर नीता को बुलाया गया। उसके हाथ में माइक दिया गया। उस जज ने पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? नीता के पास जवाब तैयार था। उसका जवाब उन हजारों औरतों के टूटे हुए सपनों से बना था। आप स्कूल क्यों बंद कर रही हैं? जज ने जैसे ही पूछा, नीता ने अभी तक जो आंसू रोक रखे थे वो बहने लगे। मैडम, सही रास्ता मिलने के बाद भी उस पर चलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैडम, मैं थकी नहीं हूँ। फिर एक दिन स्कूल खोलूँगी। जब स्कूल खोला था तब कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तो कम से कम एक स्कूल खोलने और बंद करने का एक्सपीरियंस है। तब तक स्कूल खोलती रहूँगी जब तक वो शाहजहाँपुर का सबसे बड़ा डांसिंग स्कूल नहीं हो जाता। नीता ने जब तक अपनी बात पूरी की उस हाल में बैठे हुए हर शख्स की आंखों में आंसू था। जज ने आगे बढ़कर नीता को गले लगाया। हम ऐसी सुपर मॉम को हौसला बढ़ाने के लिए हर साल ऐसे ही डांस को सपोर्ट करने के लिए हर सीज़न में 10 लाख की स्कॉलरशिप देंगे। जज ने नीता का हाथ पकड़कर आसमान की दिशा में कर दिया।
उस दिन नीता को आसमान में सचमुच के भगवान होने का यकीन आया। जज ने नीता से पूछा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? दोनों ने एक गाने पर डांस किया। नीता ने उस दिन खूब बढ़िया डांस किया। ये सब होने के बाद जब नीता शहर पहुंची, तब ठीक उसी समय वो एपिसोड आ रहा था। अर्जुन और उसके पापा के साथ ही पूरे शहर ने नीता को टीवी पर देखा। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। एपिसोड एयर होने के बाद नीता और उसके पति का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। रात में 10 बजे पूरी कॉलोनी नीता के घर के बाहर इकट्ठा थी। अगले दिन सुबह से अखबार वालों की लाइन लगी हुई थी। अखबार वाले ने पहला सवाल पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? नीता ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, मैं खुद ही अपनी प्रेरणा हूँ। प्रेरणा अपने अंदर होती है। अगले दिन अखबार के अंदर के पन्नों की हेडलाइन भी यही थी। नीता की जिंदगी, पति और पूरी कॉलोनी अब बदल चुकी थी। डीएम और एसपी के बच्चे भी अब नीता से डांस सीखने आते लगे। वो नीता को मैम कहकर बात करते थे। पति का ऑफिस में रुतबा बढ़ गया था। नीता को वो 2 कमरे का घर छोटा पड़ने लगा था। नीता अब घर में सबसे पहले अखबार पढ़ती थी। आंखों बाकों का पहला अंश यहीं समाप्त होता है। दूसरा अंश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।